नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपने अपने दम भरने में लग जाती हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार की कमियों को गिना रही है। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ जाहिर किया है कि 2022 की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय है, तैयार है। उन्होंने कहा कि 2017 के वैक्यूम भरने का जो किया गया था उसको हम लोगों ने लगातार काम किया है और सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े दमखम के साथ खड़े होंगे, उनके सामने हम उतरेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2022 में चुनाव जो होंगे उसमें कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बूस्ट अप तो नहीं मैं कहूँगा, हम कांग्रेस के लोग हैं और अपने साथियों से जो है जब संवाद होता है तो कई चीज़ों का आदान प्रदान होता है, उससे हमें भी लाभ मिलता है और हमारे जो साथी उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। तो जहाँ तक चुनाव का जिक्र आपने किया, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मैं कहना चाहता हूँ 2017 में जो वैक्यूम था उस वैक्यूम को भरने का काम हमने किया है और आज 2022 में जब चुनाव होगा तो हर विधानसभा में कांग्रेस के पास ऐसे प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का दम रखते हैं। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपने अपने दम भरने में लग जाती हैं। कांग्रेस पार्टी में सरकार की कमियां जो हैं वो गिनाती हुई पार्टी अब नजर आ रही है, कांग्रेस सक्रिय होती नजर आ रही है। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ जाहिर कर दिया है कि 2022 की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय है, तैयार है। उन्होंने कहा कि 2017 के वैक्यूम के भरने का समय आ गया है और उस वैक्यूम को भरने का हमने काम भी किया है। इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े ही दमखम के साथ उतरेंगे, डटे रहेंगे मैदान में और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उत्तराखंड क्रांति दल के चमोली प्रभारी उमेश खंडूड़ी ने कहा कि यदि 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आती है तो हर घर में रोजगार और हर विधानसभा में कंप्यूटराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण करेगी। ये बात उत्तराखंड क्रांति दल के कर्णप्रयाग में कार्यालय शुभारंभ के दौरान कही गई। इस अवसर पर 16 लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता भी ली। दरअसल उत्तराखंड क्रांति दल चमोली जनपद के प्रभारी उमेश खंडूड़ी ने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित एक बैठक में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता को बीजेपी और कांग्रेस की पार्टियों ने लूट लिया है। ऐसे में पहाड़ की जनता उत्तराखंड क्रांति दल को विकल्प के रूप में ही देखती नजर आ रही है। तो जनता के सामने उत्तराखंड क्रांति दल ही एक मात्र विकल्प बचा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को लूटा है, छला है और अब उनके सामने उत्तराखंड क्रांति दल ही एक विकल्प के रूप में है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है और कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति के चलते लोग घर से बेघर हो गए हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से आपदा की स्थिति बनी हुई है। जी हां, भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड पुलिस देवदूत बनकर लोगों की जान बचाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के गंगोरी पुल के पास एक नेपाली मूल का व्यक्ति लाल सिंह 80 गंगा में बह गया। सूचना मिलते ही गंगोरी पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल महेंद्र सिंह और राजीव तुरंत 80 गंगा नदी में पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। उसे उपचार के लिए अपने वाहन से तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर उसकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी घातक बीमारी के चलते मंदी की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर
दिहाड़ी करने वाले दैनिक मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा के हबीबपुर नेवादा का है, जहां पर मनरेगा की मार्फत मजदूरी कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने एकजुट होकर झरबेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल को अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो वहीं मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि फिलहाल मनरेगा की मजदूरी 201 रुपया मिलती है, जो कि 500 रुपये होनी चाहिए और पूरे साल के साल मनरेगा में मजदूरी मिलनी चाहिए। कुछ मजदूरों का कहना है कि कुछ दिनों पहले गांव में श्रमिक कार्ड बनाने वाली टीम आई थी, जो कि 350 रुपये प्रति कार्ड की दर से मजदूरों से अवैध रूप से पैसे लेकर गई, लेकिन अभी भी श्रमिकों के कार्ड नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उनके साथ छल हुआ, उनके साथ धोखा हुआ, उन्हें ठगा गया। ₹350 रुपये लेकर हर आदमी पता वही लगनी बना के दिया जी। लगभग कितना? 20-25 दिन हो गए जी। 300 रुपये फिर दे बनाने को श्रमिक कार्ड के दान जी के यहाँ से। हाँ जी, का मजदूर काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, मुझे बुलाया है और एक शिकायत जो मैं कहूँगा कि एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। कोई तथाकथित लोग कौन थे कौन नहीं, ये तो जांच का विषय है। इनसे 350 रुपये लेकर गए श्रमिक कार्ड बनाने के लिए, जबकि उसमें कोई पैसा फीस का नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे 350 रुपये लेके गए। मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराऊंगा। तो सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। सरकार ने क्योंकि मैं सरकार की नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मेरा भी दायित्व है, मैं भी उस कटघरे में हूं। अगर 350 रुपये लेने के बाद भी श्रमिक पहले तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होती दिखाई दे रही है। जी हां, राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय होने के साथ साथ राजनीतिक गणित का गठजोड़ भी बिठाना शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन रहता है और इसी के मद्देनजर इस बार पंचायत चुनाव के दिग्गज माने जाने वाले 2 नेताओं के बीएसपी ने हाथी पर सवार कर जिला पंचायत की कुर्सी पर कब्जा करने का मंसूबा तैयार किया है। वहीं दोनों नेता आपको बता दें कि अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको ये भी बताते चले, हरिद्वार पंचायत चुनाव की अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन कोरोना काल में भी नेता आने वाले चुनाव को लड़ने के लिए रणनीति बनाने में जरूर जुटे हैं। इस बार भी बीएसपी के 2 नेता पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद और चौधरी राजेंद्र एक साथ मिलकर पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हमारी पूरी इच्छा है, पूरा प्रयास है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आम जनमानस की है और शहजाद जी भी साथ आए हैं और बहुत लोग भी साथ जुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो जिला पंचायतों का बड़ा क्षेत्र पंचायतों का चुनाव होगा, इसी से बसपा की बहुत मजबूती का एहसास जनपद में प्रदेश में होगा। और हरिद्वार जनपद के चुनाव हैं, चूँकि पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं है और हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी का वैसे भी बहुत भारी भरकम मौजूद रहा। हम सब लोग मजबूत, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जिनका आधार है, जनाधार है, जुड़ रहे हैं बसपा से। तो मैं समझ इससे सहमत नहीं कि बसपा में शामिल हुआ हूँ। मैं बसपा को कभी छोड़ी नहीं। मैं अपने घर आराम कर रहा था, पार्टी ने कहा काम करो, मैं काम कर रहा हूँ। शामिल तो होता जो पार्टी छोड़ता है। रही बात निचले स्तर की, बसपा कभी निचले स्तर पर नहीं। कुछ लोग थे बिकाऊ, जिन लोगों ने बसपा को डैमेज करने का काम किया। उस चीज़ की सबकी रिपेयर हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं। उन लोगों को निश्चित तौर पर पार्टी साइडलाइन करेगी और फिर पार्टी उसी अपने रंग रूप में जो मौजूदा में पहले उसका रहा है, उसी में जो पंचायत चुनाव उसमें भी रुड़की में 4 सप्ताह पहले लंडोरा चेयरमैन को मिली जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, जिसको लेकर आज फिर चेयरमैन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ आला अधिकारियों से गुहार लगाई है। उनके मामले में ईमानदारी से स्पष्ट जांच करके कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें कि 4 सप्ताह पहले चेयरमैन को दिल्ली के एक भूमाफिया की ओर से फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी, जिस पर
शहजाद खान चेयरमैन की ओर से मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री, दिल्ली कमिश्नर और उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारियों को अपनी सुरक्षा और यशपाल तोमर के साथ ही पप्पू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि वह जल्द से जल्द साक्ष्यों और तथ्यों के साथ ही आला अधिकारियों के साथ देहरादून में प्रेस वार्ता करेंगे। इस भूमाफिया से उसका क्या संबंध है, ये मैं नाम जल्द ही प्रेस वार्ता करके उनके नाम खोलूंगा। और अगर फिर भी काम ना चला तो यहाँ की जनता, हरिद्वार की जनता, उत्तराखंड की जनता, हम आंदोलन करेंगे और हम इन अधिकारियों के भी खिलाफ आंदोलन करेंगे और हम इन भूमाफियाओं को बॉर्डर पार करने नहीं देंगे। जो भूमाफिया यहाँ हमारा अधिकारियों का और कुछ नेताओं का बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक कांग्रेस का लड़का है जोत सिंह बिष्ट, जो कांग्रेस का लीडर है बहुत बड़ा, उसका बेटा है हिम्मत सिंह बिष्ट। उसके नाम मैंने 45 बीघे ज़मीन की हुई है रायसी के अंदर, उसमें जांच आई हुई है, जांच चल रही है। और जो चौकी इंचार्ज है बिरजपाल सिंह, चौकी इंचार्ज, उनका मेरे पे भी 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था। उस दिन तो उनके बात करने का तरीका कुछ और था। आज जब मैंने उनसे पूछा, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के धारचूला में नगर को सैनिटाइज किया गया। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष राजेश्वरी देवी के नेतृत्व में पहले सैनिटाइजेशन की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और उसके बाद नगर और ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी का कहना है कि नगर धारचूला की व्यवस्था को हर संभव यथावत करने की कोशिश करेंगी। कोविड-19 को देखते हुए, महामारी को देखते हुए पूरे नगर क्षेत्र को सैनिटाइज गैनेक्सिन का प्रयोग किया जा रहा है। हर दिन कर रहे हैं। इसमें समस्त ऊधम सिंह नगर के सितारगंज महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार से परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की। साथ ही छात्रों ने कहा कि हमें परीक्षाओं के लिए 2 महीने का समय दिया जाए ताकि छात्र छात्राएं पूरी तरह से परीक्षाएं देकर अंक अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो वहीं चेतावनी देते हुए कहा गया कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो अगर हम इस तरीके से ही रहे तो कैसे हम अपना भविष्य गढ़ पाएंगे। हमारी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार होगी। प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं कि जो कोविड-19 के चलते कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पाई और जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस चली उसमें बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ पाया, जिससे कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं 14 सितंबर से
हम चाह रहे हैं कि इसको 2 महीने पीछे कर दिया जाए, जिससे कि बच्चों को पढ़ने का मौका मिल जाए। अन्यथा अगर ये नहीं हुआ तो हम आगे के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारे कॉलेज में बीएससी इसी साल आई है, और फिर बीएससी आने के बाद हमारे कॉलेज में टीचर्स नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी पढ़ाई का नुकसान हुआ था, क्योंकि हमारी क्लासेस नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद में लॉकडाउन शुरू हो गया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण कोचिंग क्लासेस, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद थे, जिस कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई कि हम घर से भी बाहर नहीं निकल सकते थे, तो हम पढ़ाई कैसे करते। तक हमें समझ में नहीं आएगा, हमने पढ़ा नहीं है कुछ, तो हम एग्जाम्स में क्या लिखेंगे। तो भविष्य, बच्चों के, स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किसी को सोचना तो चाहिए कि मतलब बच्चे क्या लिखेंगे एग्जाम में। हमारे 2 महीने की पढ़ाई करवाई जाए, हमें कॉलेज खोलें, हमें कुछ पढ़ा। फर्जी कंपनी खोलकर एफडी और आरडी के नाम पर हजारों लोगों के करोड़ों रुपए 2 लोगों ने हड़प लिए। रकम वापस नहीं मिलने पर एक पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की और कंपनी के संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच करी तो मामला शिकायत के अनुसार सही पाया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कंपनी के दोनों संचालकों को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि संचालकों ने जनपद देहरादून के अंदर ही लोगों की गाड़ी कमाई हड़पने के लिए 12 ब्रांचें खोल डाली। अब मामले का खुलासा हुआ तो कंपनी से जुड़े ग्राहकों में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष हेमंत खंडूड़ी ने बताया कि संचालकों की पहचान कमल भारती निवासी नजीबाबाद उत्तर प्रदेश और नसीमुद्दीन निवासी सेलाकोई देहरादून के रूप में हुई है। ताकि कुछ लोगों को एफडी और आरडी के नाम पे कैलाशी विजन प्रोडक्शन कंपनी द्वारा खाते खुलवाए गए हैं, जिनका कि वो समय पे मैच्योरिटी नहीं अदा कर रहे हैं। इस संबंध में एसटीएफ द्वारा भी जांच की जा रही थी। नरेश प्रेती के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और जितने भी तथ्य आए हैं, जितने भी कागजी कार्रवाई के आधार पर देखा गया कि ये कंपनी पैसों का लेन देन ग्राहकों से करने के लिए इंटेंटल नहीं थी। उसके बावजूद भी इसके द्वारा करीब देहरादून शहर में 12 ब्रांचें खोली गई और लगभग ओवरऑल 9000 ग्राहकों के खाते इनके द्वारा खोले गए थे, जिसमें करोड़ों। उत्तराखंड आगमन पर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेपाल फार्म तिराहे पर भारी बारिश के बीच जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली केंद्र सरकार अब वादा खिलाफी कर रही है। युवाओं को नौकरी तो दी नहीं, उल्टा कोरोना काल में सरकार ने 14 करोड़ युवाओं की नौकरियां छीन ली। यह आरोप युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार की नाकामियों को जनता के बीच पेश करके 2022 में फिर से उत्तराखंड में सत्ताहीन होगी। आपको बता दें, और इसी के साथ करोड़ों युवाओं की नौकरी चले जाने के विरोध में रोजगार 2 कार्यक्रम भी जो है उत्तराखंड में चलाए जाएंगे। इसके तहत पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा और 2022 में एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। हो पा रहा है, युवा रोजगार के फॉर्म भर रहे हैं, जिससे सरकार से धन एकत्रित करने का काम कर रही है, ना कि उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। इसी सरकार को जगाने के लिए, पूरे देश में सरकार को जगाने के लिए एक आंदोलन युवा कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है अभियान, जिससे कि सरकार जागे और रोजगार की जो उन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार के, उन पर काम कर सके। और पूरा भारत का युवा जुड़ रहा है इस अभियान से। आपने देखा बता रहे हैं, जिनका देहरादून में आगे बैठक को संबोधन भी करेंगे। जिस तरह से आज पूरे देश में पूरी बेरोजगारी पूरी स्तर पर है, इस को लेकर आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरा बिगुल फूंका है, ताकि हमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। और भाजपा सरकार ने पूरा रोजगार पूरे भारत का ख़त्म कर दिया है, उसके लेकर हम आगे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार दोबारा कांग्रेस पार्टी सरकार यहाँ बनेगी। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आज हम लोग ने रोजगार 2 कार्यक्रम आज उत्तराखंड में लॉन्च हो रहा है। पूरा देश भर रोजगार 2 कैंपेन लेके इस गूंगे बेरे निकम्मे सरकार को घेरने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो चुनाव के आने के पहले, जो सत्ता के आने के पहले बड़े बड़े जो वादा किया था युवा के साथ, जो इस देश का युवा के साथ को। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने शहर में अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। एक युवक के कब्जे से 10 किलो
560 ग्राम गांजा तो दूसरे कब्जे से, आपको बता दें, दूसरे व्यक्ति के कब्जे से अवैध रूप से रखा गया धारदार हथियार बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस तैयारी कर रही है और इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया है कि धारदार हथियार किस मंसूबे के साथ रखकर घूम रहा था, इस बाबत युवक से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। नशे का सौदागर भी गांजा कहां से खरीद कर लाया और किसे बेचने की फिराक में था, इस संबंध में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। नशे की तस्करी में प्रयुक्त बाइक पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, उसे सीज कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि जल्दी ही पुलिस पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई को अंजाम देगी और ये पता लगाएगी कि आखिरकार नशे के सौदागर कहां छिपे हैं। लगातार अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें कल चेकिंग के दौरान रेलवे ब्रिज के पास से एक व्यक्ति को भारी मात्रा में अवैध गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 10.5 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है और उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है। और लॉकडाउन के बाद से जीवनी माई रोड पर बंद पड़ी सब्जी मंडी को खोलने की मांग कांग्रेस ने उठाई है और इस बारे में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जयपाल जाटव ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने कार्यालय पर नगर निगम के खिलाफ धरना दिया। आरोप लगाया गया कि जीवनी माई रोड पर निगम प्रशासन जो है सब्जी मंडी खोलने के लिए गंभीर नहीं है। साथ ही फुटकर व्यापारियों ने जब मामले में आवाज उठाई तो प्रशासन ने व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। साथ ही जयपाल जाटव ने निगम प्रशासन से जीवनी माई रोड पर सब्जी मंडी को फिर से खोलने की अनुमति और फुटकर व्यापारियों को यहां पर अनुमति देने की मांग की। दावा किया गया है कि यदि सब्जी मंडी जीवनी माई रोड पर खुलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन फुटकर व्यापारी करेंगे। धरना प्रदर्शन उपवास था। ऋषिकेश में जीवनी माई मार्ग पर 40 वर्ष पुरानी फुटकर सब्जी मंडी थी। यहाँ लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी में वो सब्जी मंडी कुछ वक्त के लिए बंद कर दी गई थी कि भाई कुछ वक्त आप बंद कर दीजिए। 106 सब्जी मंडी वाले अपने परिवार वहाँ गुजर बसर कर रहे थे। आज पूरे उत्तराखंड में लॉकडाउन समाप्त हो चुका। लॉकडाउन समाप्त हुए काफ़ी वक्त बीत गया। अभी इस बीच क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या काम करा, सब्जी मंडी वाले हम मिले, भाई खोलो, तो इन्होंने सब्जी मंडी। देवभूमि उत्तराखंड देवी देवताओं की तपोस्थली है और यहाँ आज भी ऐसे अनेक स्थान हैं जिनकी मान्यता पूरे विश्व में विख्यात है। हम आज आपको ऐसे ही योग साधना सतोपंथ के बारे में बता रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में सतोपंथ में ब्रह्मा विष्णु महेश आज भी स्नान करने आते हैं। साधना और आध्यात्मिक शांति का केंद्र सतोपंथ ताल इन दिनों गुलजार सुहावने मौसम के साथ साथ तिकोने सतोपंथ ताल की प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर देखते ही बन रही है। कोरोना काल में मिले तनाव से मुक्ति और दिव्य स्नान के लिए स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। ये आपको बता दूं कि कोरोना काल के चलते इस समय सतोपंथ में जो है ना के बराबर श्रद्धालु जा रहे हैं। खासतौर पर जो श्रद्धालु जा भी रहे हैं वो सब लोकल स्थानीय लोग हैं जो वहाँ पर जा करके पूजा अर्चना करके अपना वो वहाँ घूम घाम के आ रहे हैं। दूसरी बात, इस कोरोना काल में जो है बिल्कुल वहाँ नहीं आ रहे। जो ये लगभग खासतौर से लंबा 26 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है और काफ़ी दुर्गम ट्रैक है। और यहाँ पर यहाँ पर मानो एकादशी के दिन क्या तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव हैं। उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।